मेरा हमेशा से ये रहा। चलें आइए आज अपने डेरिवेटिव की पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक का स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज के ज़रिए। 80% कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, 80% स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव इसलिए समझ में नहीं आते बेटा क्योंकि उनको फॉर्मूलाज ही नहीं पता होते। अगर आपको फॉर्मूलाज याद करने नहीं आते, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ का नहीं अंदाज़ा, तो आप डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं निकाल सकते अपने एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर, अपने इंटर के एग्जाम के अंदर, अपने क्लास 12, क्लास 11 के एग्जाम्स के अंदर, आप अपने NTS के टेस्ट के अंदर, नस्ट के एग्जाम के अंदर, या NED के टेस्ट के अंदर, या फास्ट के टेस्ट के अंदर, दाऊद के एग्जाम के अंदर। डेरिवेटिव का टॉपिक इन तमाम एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर एक बड़ी ताकत रखता है, जान रखता है। हर साल NED के एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 MCQs आते हैं बेटा डेरिवेटिव के चैप्टर से। कितने? 2 से 3। अरे 25 मार्क्स का बेटा NED का पेपर होगा मैथ्स का, उसके अंदर 3 मार्क्स एक चैप्टर से आ रहे हैं, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट कहाँ मिले वो चैप्टर। तो इसलिए इसके ऊपर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कराची के कई टीचर्स आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाते हुए मिलेंगे, मगर वो कई टॉपिक्स कवर नहीं करवाते। मेरी कोशिश ये होगी, और मेरे नोट्स तमाम पास्ट पेपर से बने हुए होते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे थे बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे थे तो काइंडली जाके देखें, मैंने अपलोड करी हुई हैं। 3 से 4 चैप्टर्स के अब तक हो गई होंगी, बाकी मैं इंशाल्लाह भी बहुत जल्द कर दूंगा। और रोज़ एक लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो मेरा जो लेक्चर होता है वो नॉर्मली मेडअप होता है, बना हुआ होता है पास्ट पेपर्स के। इसके अंदर NED के पास्ट पेपर शामिल होते हैं, इसके अंदर नस्ट के पास्ट पेपर भी शामिल होते हैं, इसके अंदर KU और फास्ट के पास्ट पेपर भी शामिल रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैथ का पोर्शन एक अच्छा आ जाता है कभी कभार। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, अपने पास लिख लेता हूँ और देन उनको फिर अपने लेक्चर्स के अंदर यूज़ करता हूँ। मेरा शुरू से ये रहा है, जब मैं कोचिंग सेंटर से पढ़ाता था वहाँ उस वक्त भी, और जब मैं आज मैं अपना चैनल बना रहा हूँ तो उसके ऊपर भी। तो कराची की जो 80% आवाम है, जो पाकिस्तान का 80% स्टूडेंट है, उसको डेरिवेटिव का चैप्टर मुश्किल इसलिए नहीं लगता कि बेटा उसको समझाने वाला अच्छा नहीं था, उसको इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उसने फॉर्मूलाज कभी समझे नहीं होते। तो आइए आज की डेरिवेटिव की पहली वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। कितने? 3 फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज पावर फॉर्मूला, कि जब कभी डेरिवेटिव किसी ऐसी टर्म पे अप्लाई हो जिसके ऊपर पावर आ रही हो, तो पावर पहले लिखी जाती है और उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से उस पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है और फिर डेरिवेटिव फंक्शन पे लगता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऑल दो, मगर मैं फिर भी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5x3, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ मैं, तो 5 चूंकि कांस्टेंट है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव सिंपल किस पे अप्लाई हो जाएगा? x³ के ऊपर। अब जब डेरिवेटिव x³ पे अप्लाई होगा बेटा, चूंकि पावर आ रही है तो पावर फॉर्मूला यूज करोगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर को पहले लिखो, सही है, पावर में से 1 माइनस कर दो। पावर क्या है? क्यूब। क्यूब में से 1 माइनस करो बेटा 2, और देन बात खत्म नहीं हुई अभी। पावर आगे कहता है, फॉर्मूला आगे कहता है कि डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन के ऊपर जब कभी x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा x के ही रिस्पेक्ट से, तो वो चीज हमेशा 1 बन जाती है। अगर कभी y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो y के रिस्पेक्ट से ही, तो वो चीज भी 1 बन जाती है। तो ये तो एक साइड टॉपिक था। अब जरा इस क्वेश्चन में वापस आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 5 3 15x², ये इसका आंसर था। क्या कहा मैंने कहा कभी 5x³ आपके पास आ जाए, ऐसे आसान क्वेश्चन भी कभी कभार KU के अंदर या NED के अंदर पूछ लेता है। नस्ट वाले जो देख रहे हैं वो इतने खुश मत होना, नस्ट के अंदर ऐसे नहीं पूछे जाते, नस्ट में ज़रा अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी आऊँगा भी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। क्या हो गया? 5x³, क्यूब पावर आ रही थी, पावर को आपने पहले लिखा, पावर में से 1 माइनस, देन डेरिवेटिव किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। फंक्शन पे डेरिवेटिव ले लिया। अब चूंकि x पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया तो क्या हो गया? 1 हो गया। और सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया? क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? 15x²। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। देन मेरे पास फॉर्मूला आता है भैया किसका? मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ये क्या है? नीचे वाले मत देखो बेटा, मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला डेरिवेटिव का। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है भैया, ऑल्दो कोई भी टीचर इतना डिटेल में नहीं बताता, इंशाल्लाह बता रहा हूँ, क्लियर करूंगा आपका। क्या है फॉर्मूला भैया? जब कभी 2 नंबर्स आपस के अंदर, 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए। आसान तरीके से देखना, एक टर्म को एज इट इज छोड़ दो, उसको भी लात मार दो, उसको बोलो दफा हो जाओ भी यहां से, और डेरिवेटिव डायरेक्टली दूसरी टर्म पे अप्लाई कर दो। बीच में लगाओ प्लस का साइन। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके थे उसको अब रहने दो, उसको अब लात मार दो, उसको अब बोलो तुम जाओ यहां से, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था उस टर्म पे डेरिवेटिव लेना है। अगर बात क्लियर नहीं हुई मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, तभी मेरे चैनल के ऊपर आयो इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मेरे पास एक टर्म है x³ और एक टर्म है EX।
मेरे पास एक टर्म है एक्स क्यू और एक टर्म है ई एक्स, इनके ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, दोनों आपस के अंदर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज का रट्टा लगाने की नीड नहीं है। जब हाशिम ज़िया से पढ़ रहे हो तो उसको इजी तरीके से समझो, उसको आसान जबान में समझो। बेटा कैसे समझोगे, मैंने कहा जब कभी डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई होता है, जब डेरिवेटिव को दो चीजों की मल्टीप्लाई के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या है, पहली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, एक्स क्यूब पहली टर्म थी उसको एज इट इज छोड़ दिया, डेरिवेटिव सिंपल लास्ट वाली टर्म पे अप्लाई कर, सेकंड टर्म पे अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव सेकंड टर्म पे अप्लाई कर दिया बेटा, तो बीच में प्लस का साइन लगा दो। अब जिस टर्म को तुमने डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हो इन दोनों में से, उसको अब पहले लिखो, और जिस टर्म पे तुमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा, किस पे नहीं करा था, एक्स क्यूब पे नहीं करा डेरिवेटिव, तो इस पे अप्लाई कर दो। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई दोबारा सुन लो। डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला क्या होता है, पहली वाली टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना, उसको एज इट इज रहने दे दो, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन, जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया था उसको एज इट इज रहने दो, छोड़ दो अब, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया था अगली बारी में डेरिवेटिव उसके ऊपर अप्लाई करो, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब डेरिवेटिव ई एक्स पे अप्लाई होगा तो ई एक्स सी, प्लस का ई एक्स सी, और डेरिवेटिव एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा तो पावर फॉर्मूला 3 पहले, पावर में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स के ऊपर तो सिंपल 1 आ जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ई एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में आए हुए पास्ट पेपर से लिंक होता है। क्लियर है, आगे चलो। सिमिलरली देन मेरे पास आता है डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा ये डिवीजन फॉर्मूला बड़ी फिल्म है, क्या फिल्म है ये, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए, तो क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है उसको नीचे लिख दो और उसके ऊपर मगर स्क्वायर ले लो। अब जो नीचे वाली टर्म थी जिसके ऊपर स्क्वायर लिया, उसको ऊपर पहले एक बार लिखो, लिख दिया और कुछ नहीं करना। जो ऊपर वाली टर्म थी यानी कि fx, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो। मगर डिवीजन फॉर्मूला के अंदर बीच में जो साइन आता है उस साइन का नाम होता है माइनस का साइन, यहां पे प्लस नहीं आता। मेजॉरिटी बच्चा डिवीजन फॉर्मूला में गलती करता है कि यहां पे प्लस लगा देता है, डिवीजन फॉर्मूला में हमेशा माइनस आता है। अब जिस टर्म पे अगेन डेरिवेटिव ले चुके थे उसको एज इट इज रहने दे दो, छोड़ दो, दफा कर दो, और जिस पे नहीं लिया था उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अगेन जाहिर सी बात है मुझसे पढ़ लो तो मैं इसका भी कोई ना कोई एग्जाम्पल करा देता हूं। अब देखो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया d अपॉन डी एक्स, मैं अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स क्यू अपॉन ई एक्स। इसके ऊपर मुझसे कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव अप्लाई करो। क्या है, डिवाइड का साइन आ रहा है, तो बेटा क्या लेंगे, डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो भी नीचे वाली टर्म है उसको डिवीजन के अंदर नीचे ही रखो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। जिस टर्म को नीचे रखा उसको ऊपर जाके पहले एक बार एज इट इज रख दो, पहले लिख दो, लिख दिया। और जो अब ऊपर वाली टर्म बची उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, कर दिया। अब बीच में साइन लगाओ बड़ा सा माइनस का साइन लगा दिया। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो आप उसको लिखो, एक्स क्यूब पे ले चुके थे डेरिवेटिव ले लिया ना पहली बार, अब उसको एज इट इज लिख दो। और जिसके ऊपर नहीं लिया, किसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया, ई एक्स के ऊपर डेरिवेटिव ले लो, ई एक्स के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा। निकल के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्या आंसर आ रहा होगा भाई, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स डेरिवेटिव 3x स्क्वायर देन एक्स क्यूब डेरिवेटिव ई एक्स। इस टाइप का कोई आंसर आ रहा होगा, सिंप्लीफाई मजीद हो सकता है बट मैं भी नहीं कर रहा। कॉमन ले लो क्योंकि आगे पर्टिकुलर टॉपिक जब आएंगे एक्सपोनेंशियल वगैरह के तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर क्लियर हो रहा है और समझा पा रहा हूँ बेटा मैं आपको, तो काइंडली इसका लिंक शेयर करो ना अपने दोस्तों के साथ, काइंडली सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को लेकर आओ यहाँ पर। किस बात का फिर वेट कर रहे हो अगर समझ में आ रहा है तो। अच्छा देन मेरे पास कुछ बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलाज आते हैं। अच्छा यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैं इनकी अलग से हर टॉपिक को डिटेल में जब उस टॉपिक की बारी आएगी उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। चूँकि ये क्रैश वीडियो नहीं है, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो, तो मैं अपने टॉपिक को हर टॉपिक को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब मेरे पास कुछ बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आ जाते हैं, आइए इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, ln x। अच्छा ln होता क्या है, मेजॉरिटी कराची के बच्चों को ln नहीं पता होता, तो अभी जब लॉग के टॉपिक पे आएंगे तो मैं समझाऊंगा ln होता क्या, बट मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। लॉग ई को हम ln कहते हैं। जब कभी डेरिवेटिव ln पे अप्लाई होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/x, यानी कि जो फंक्शन है ये x क्या फंक्शन, जब कभी डेरिवेटिव ln फंक्शन पे अप्लाई होता है तो आप एक बार फंक्शन को डिवाइड में लिखते हो और फिर डेरिवेटिव ले लेते हो फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, ln
एक्स स्क्वायर के ऊपर, मेरे पास डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ln एक्स स्क्वायर के ऊपर। ln का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार डिवाइड के अंदर अपने फंक्शन को लिखो। मेरा फंक्शन क्या है, ये एक्स स्क्वायर पूरा तो मेरा फंक्शन है, तो एक बार डिवाइड के अंदर एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला मुझसे कहता है कि अब डेरिवेटिव लो किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। अब डेरिवेटिव किसके ऊपर लेना है, फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x। तो इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर कर पा रहा हूं बेटा मैं, आई होप मैं इंशाल्लाह क्लियर कर पा रहा हूँ। क्लियर कर पा रहा हूँ तो काइंडली सब्सक्राइब करो मैथमेटिक्स बाय हाशिम को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे जाके मेरे पेज को शेयर करो। थैंक यू सो मच। अब मेरे पास आगे एक कॉमन फॉर्मूला आ जाता है डेरिवेटिव का, कि पावर में अगर फंक्शन आ जाए, एक कॉमन टर्म हो, एक नंबर हो, कोई भी कॉमन मीन्स कोई नंबर वगैरह हो, न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी पावर में फंक्शन आ जाए, तब लॉगरिथम फॉर्मूला, तब डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, जब कभी डेरिवेटिव किसी कॉमन टर्म के ऊपर है और उसकी पावर में क्या हो, फंक्शन, तो एक बार वो एज इट इज लिखा जाता है, एक बार वो एज इट इज लिखा जाता है, और दूसरी बारी के अंदर आप ln अप्लाई करते हो कॉमन वैल्यू के ऊपर और देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। अच्छा, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो। डेरिवेटिव कभी भी AFX के ऊपर आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, AFX के ऊपर, यानी कि डेरिवेटिव कभी भी एक ऐसी टर्म के ऊपर आ जाए, एक न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जांपल, चलो ln 5 लेता है, अभी स्टार्टिंग के अंदर हल्के से स्टार्ट करते हैं, 5 की पावर sin x। डेरिवेटिव एक कॉमन पावर के ऊपर आ गया, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसकी पावर में एक फंक्शन आ गया, तो ये क्या चीज बन जाती है, ये बन जाता है AFX। हमेशा याद रख लेना, मेजॉरिटी बच्चा EFX और AFX के अंदर बहुत कंफ्यूज होता है, मुझसे पढ़ रहे हो, तरीके से समझा रहा हूं तभी। ये कॉमन फिगर है, कॉमन फिगर के ऊपर कभी फंक्शन आ जाए तो वो AFX का फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, AFX का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये रहा कि जो भी आपकी टर्म हो, फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूं एक बार, जो भी आपकी वैल्यू हो, क्वेश्चन हो, उसको एज इट इज एक बार लिख दो, फिर ln अप्लाई करो किसके ऊपर, a के ऊपर। और बात अभी भी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ती है और कहती है कि डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो अगर मेरे पास पेपर के अंदर, एनईटी के पेपर के अंदर, फास्ट के पेपर के अंदर, केयू के पेपर के अंदर या नस्ट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 5 की पावर sin x, तो कैसे सॉल्व करूंगा बेटा मैं इसे, बहुत इजी तरीका है कि भाई 5 की पावर sin x को एक बार एज इट इज लिखा, फिर ln अप्लाई करा किसके ऊपर, 5 के ऊपर, और देन डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करना है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, sin x, तो sin x पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी भाई, मेरे पास जगह की कमी नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, और मसला हो रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। मैंने कहा कभी मेरे पास 5 के ऊपर sin x का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल कॉमन एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल का बेटा, ये फॉर्मूला होता है कि एक बार जो भी आपका क्वेश्चन आए उसको एज इट इज लिख दो। 5 sin x क्वेश्चन आया था, उसको एक बार एज इट इज लिख दिया, फिर लॉगरिथम लो, ln लो किसके ऊपर, कॉमन वैल्यू के ऊपर। ये कॉमन वैल्यू क्या है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये कॉमन वैल्यू होती है। कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ln 5 ln 8 ln 9 8 9 10 sin 45 sin 65, ये सारी की सारी कॉमन वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, क्योंकि इनका न्यूमेरिक आंसर आएगा। तो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर फंक्शन आ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो AFX वाला। एक बार क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, फिर ln अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, नीचे वाली टर्म के ऊपर, बेस के ऊपर, कॉमन वैल्यू के ऊपर, और देन बात खत्म नहीं हुई, फिर डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो ले लिया, बिल्कुल ले लिया भैया। तो क्या हो गया, ln 5 और डेरिवेटिव sin x के ऊपर ऑब्वियसली cos x, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करो, काइंडली अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने कज़नों को टैग करो, अपने बहन भाइयों को टैग करो, अपने घर वालों को टैग करो, मेरे फेसबुक पेज शेयर करो। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। देन मेरे पास ये फंक्शन आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल के लिए, यानी कि अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो किसके ऊपर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के लिए। चौथी चीज़ छोड़ दो, चौथी चीज़ कराची के मेजर टीचर्स को भी पता नहीं होती, मैं समझाऊंगा अभी क्या चीज़ है। तीसरी चीज क्या है, कॉमन एक्सपोनेंशियल। कि अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल, अगर मेरे पास एक नेचुरल वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखो और डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं बहुत डिटेल के अंदर टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूलाज याद करवा रहा हूं अभी। तो मैं देखो क्या है EFX, कभी भी डेरिवेटिव आ जाए EFX के ऊपर, यानी कि कोई भी आपसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए
ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अच्छा, बहुत बच्चे को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, बहुत मेजॉरिटी बच्चे को, तो हम इसको तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मुझसे पढ़ रहे हो ना, मैथ्रिक्स से पढ़ रहे हो, हाशिम से पढ़ रहे हो, टेंशन किस बात की भाई। ये आ जाए आपके पास क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे। मैंने कहा एक्स रट्टे मत लगाया करो, मैथ्स के रट्टे नहीं लगते। अगर तुम्हारा टीचर आज से तुम्हें मैथ्स का अच्छा नहीं मिला तो उसमें तुम्हारा कसूर है, तुम्हारे घर वालों का कसूर है। काइंडली मैथ्स के रट्टे मत लगाया करो, समझने की कोशिश करो क्या हो क्या रहा है। अगर कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल आ जाए तो भाई रट्टे मत लगाना फॉर्मूला के, क्या करो, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा उस क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दो, ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर। और आगे फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि डेरिवेटिव ले लो फंक्शन के ऊपर। क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव ले लो, ई एक्स की पावर स्क्वायर, और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इससे आसान चीज हो सकती थी? बेटा ये आसान नहीं था, ये आसान बनाया गया है, ये आसान तजुर्बे से बनाया गया है। अच्छा, चौथी चीज में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चौथी चीज है फंक्शन के ऊपर कभी फंक्शन आ जाए। क्या याद है आपको, कभी क्या आपको याद आ रहा है कुछ, cos x के ऊपर sin x आ जाता था। इंटर एक्सरसाइज 4.3 आई गेस, चैप्टर नंबर 4.3। मैं इंटर भी अच्छी पढ़ाता हूँ भाई, इंटर की मैथ्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ कोचिंग सेंटर लेवल के ऊपर। कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाता था, याद आ रहा है कुछ, तो उसका 1.5 पेज काला करना पड़ता था, 2 पेज काले करने पड़ते थे इंटर के अंदर। यहाँ पे मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, मेरा काम शॉर्ट ट्रिक्स बताना, जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे होंगे एटलीस्ट उनको इस बात का आइडिया बहुत अच्छे से होगा। कभी फंक्शन पे फंक्शन आ जाता है, वहाँ पे हम 1.5 पेज काले करते थे, यहाँ पे 1.5 पेज काले नहीं करेंगे। यहाँ पे हाशिम से पढ़ रहे हो तो एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा खाली, वो शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, छुपा के रख रहा हूँ। मेरी जो एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर वो शॉर्ट ट्रिक होगी। अच्छा, अब हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर कराची के मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं होती कि डेरिवेटिव के फॉर्मुलास कितने एक्सटेंड हो सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो भाई अगर तुम नस्ट की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, केयू की कर रहे हो, तो एक बात याद रख लेना, पहले आपको फॉर्मुलास के बारे में आइडिया होना चाहिए। 40 से 50% क्वेश्चन जो डेरिवेटिव के टॉपिक्स के अंदर आ रहे होते हैं वो सिर्फ फॉर्मुलास के ही आ रहे होते हैं, और मेजॉरिटी बच्चों को फॉर्मुलास ही नहीं पता होते। तो मेरी जो पहली वीडियो है डेरिवेटिव के टॉपिक की, वो सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मुलास पे एग्जिस्ट करती है। और इटसेल्फ मुझे लग रहा है कि ये वीडियो भी आधे से पौन घंटे पे ना चली जाए, आधा घंटा तो अगर होने वाला है तो मेरे ख्याल में पौन घंटे में वीडियो खाली चली जाएगी सिर्फ फॉर्मुलास के ऊपर। क्योंकि कोई तो बात है कि जब मैं फॉर्मुलास को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ तो कोई तो रीजन है मुझ में और दूसरों में। भाई मेरे पास एक टॉपिक आता है एलन प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये एलन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। दुनिया में एक टर्म है लॉग। जब कभी लॉग की बेस 10 होती है तो सिंपल लॉग होता है, सही है। और जब कभी लॉग की बेस ई हो जाती है तो इसको हम एलन कहते हैं। दुनिया में लॉग की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, जब कभी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनसे पहले लॉग आ जाए तो लॉग की खसूसी प्रॉपर्टी है। कुदरत ने उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी, साइंटिस्ट ने उसका पता लगाया। और प्रॉपर्टी क्या है कि 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि उनको इक्वल टू के बाद इंडिविजुअल ऐड करवा देता है। कैसे? अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे अलग एक साथ, तो लॉग उनको अलग अलग करके ऐड करवा देगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे थे तो लॉग उन्हें अलग अलग माइनस करवा देगा। 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे थे तो आपने उनको सेपरेट करवा दिया। सिमिलरली एक लॉग की प्रॉपर्टी बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कसरत से यूज होती है, बेतहाशा यूज होती है। और आगे जैसे तुम हायर स्टडीज के ऊपर जाओगे तो मैं इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कितनी ज्यादा ये एलन की प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी ये है मेरा बेटा कि जब कभी किसी टर्म के ऊपर पावर आ जाए और उससे पहले एलन आ जाए, लॉग आ जाए, किसी टर्म के ऊपर पावर आ जाए, किसी टर्म के ऊपर पावर आ जाए और उससे पहले एलन आ जाए या लॉग आ जाए, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस पावर को वो पहले शिफ्ट कर देता है, पहले लिखा जाता है, और सिंपल लॉग वेरिएबल के ऊपर, बेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ये एलन एक्स के ऊपर पावर आ रही थी बेटा, एक्स के ऊपर पावर आ रही थी, तो एलन पीछे अप्लाई हो गया, लॉग पीछे अप्लाई हुआ। तो एलन ने, लॉग ने अपनी प्रॉपर्टी यूज की। ये प्रॉपर्टी क्या है कि पावर को पहले लिख दिया जाएगा और सिंपल एलन अप्लाई हो जाएगा एक्स के ऊपर। मैंने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। पहली प्रॉपर्टी होती है एलन की या लॉग की कि जब कभी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनसे पहले एलन लग जाए तो लॉग उन्हें ऐड करवा देता है, अलग अलग करके ऐड करवा दिया जाता है। ये क्या बन जाएगा? एलन ए इंटू बी था तो एलन ए प्लस बी। सिमिलरली 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे थे तो एलन की प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको अलग अलग करके इंडिविजुअल के अंदर माइनस करवा देते हैं लॉग। सिमिलरली लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक टर्म के ऊपर पावर आ रही हो और उससे पहले लॉग लग जाए, एलन लग जाए, तो पावर पहले लिखी जाती है और सिंपल लॉग उस पर्टिकुलर बेस के ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अच्छा,
मेजॉरिटी टाइम इंटीग्रेशन के अंदर इसका उल्टे स्टेप्स भी हो जाते हैं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। बच्चा कहता है कि हमने तो पढ़ा था कि भाई एलन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एलन दो नंबरों पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे एलन अप्लाई हो जाए सर, तो वो आप उनको हम प्लस करके लिख देते थे या माइनस करके लिख देते थे। तो सर यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो अल्लाह के बंदे, अगर कोई मुझे चमाट मारे तो मेरे पास भी तो पूरा हक है उसे चमाट मारने का। अगर तुम मुझे चमाट मार दो तो मैं भी तुम्हें भी तो चमाट मार सकता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी रिएक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो भाई मैथ्स भी तो आपसे ये बात कहती है कि अगर कोई काम पॉजिटिव वे में हो सकता है तो वो काम नेगेटिव वे में भी कर सकते हो। तो अगर 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 एलन ए प्लस एलन बी कहीं पे लिखा हुआ हो, अगर एलन ए प्लस एलन बी कहीं पे लिखा हो तो मैं उसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं अपोजिट वे के अंदर कि एलन ए इंटू बी। जब एलन ए इंटू बी एलन ए प्लस एलन बी में खुल सकता है, तो सिमिलरली एलन ए प्लस एलन बी भी तो एलन ए इंटू बी में बंद हो सकता है। सिंपल सी बात है ये तो बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। सिमिलरली अगर एलन ए माइनस एलन बी कहीं पे लिखा हुआ हो, दोनों दो इंडिविजुअल टर्म्स है, दोनों के ऊपर एलन आ रहा है, बीच में साइन कैसे है? माइनस का। तो एलन अपनी प्रॉपर्टी को यूज करेगा और डिवीजन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब डिवीजन से एलन इनको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में कनेक्ट कर सकता है, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से इंडिविजुअल टर्म से वापस एक जनरल टर्म में भी आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज उल्टी तरीके से यूज की जा सकती है, उसका मसला नहीं लेना, कभी टेंशन नहीं लेना भाई। सिमिलरली अगर आपके पास एलन एक टर्म पे अप्लाई हो रहा था और उससे पहले पावर आ रही थी, तो आप क्या करते थे? पावर को पहले लिख देते थे और सिंपल एलन बेस पे अप्लाई हो जाता था। तो इसका उलट काम भी तो हो सकता है कि अगर कभी 5 ln x स्क्वायर लिखा हुआ हो, नहीं 5 ln x लिखा हुआ हो, पहले पावर आ रही है, पहले एक टर्म आ रही है, पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और फिर ln x आ रहा है, तो भाई ln की प्रॉपर्टी यही तो आपसे कहती है। अच्छा ये सिर्फ ln x कुछ भी नहीं है, तो ln की प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि जब पावर पहले लिखी जा सकती है, तो भाई अगर आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो पावर को ऊपर भी ला सकते हो। तो क्या बन जाएगा ये ln x की पावर 5। समझ में आ रहा है? अगर ln x की पावर 5 को आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं पहले लिख सकते हो, तो भाई वापस शिफ्ट भी तो कर सकते हो। समझ में आ गया? दोनों काम किए जा सकते हैं। तो ln की तीनों प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल होती हैं कि जब कभी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो पहले ln आ जाए तो ln उनको ऐड करवा देता है, जब कभी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो ln आ जाए तो ln उनको सेपरेट करवा देता है, जब कभी किसी टर्म पे पावर आ जाए तो ln उनको पावर पहले लिखी जाती है और सिंपल ln बेस पे अप्लाई हो जाता है। अच्छा log e होता है ln, क्लियर है भाई? log e क्या होता है? ln। अच्छा अब जरा इनको देख लेते हैं। ये मेरे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है log x अपॉन 10, तो भाई ये क्या होता है? अगर कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए log x इंटू 10, ये भी अगेन ln की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी है। कभी भी आपके पास एक फंक्शन हो और एक बेस हो, ये बेस है ये फंक्शन है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है स्पेशल प्रॉपर्टी ln की कि भाई आप ln अप्लाई करके इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से लिख दो, यानी कि डिवाइड करवा के लिख दो, अलग अलग करके लिख दो। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, ये अक्सर नस्ट के अंदर और एनईटी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कभी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और इसका आपको आंसर मांगा हुआ हो और कहा जाए डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई? इस पर्टिकुलर टर्म को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। लॉग की फंक्शन क्या है x और बेस क्या है 10, इसको ब्रेक कैसे करोगे? सिंपल ln नीचे वाली जो फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर नीचे वाली जो बेस है उसके ऊपर साथ ln लगा दो, ऊपर वाली फंक्शन के साथ भी ln लगा दो, ln x इंटू ln 10। क्लियर है? ये बेसिकली फॉर्मूला होता है लॉग का। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल log 5 इंटू 6, ये क्वेश्चन आ गया, इसको अगर आपको ब्रेक करके सॉल्व करना है तो भाई ये कैलकुलेटर में डाल के भैया चेक कर लेना। अगर आप इस तरीके से log 5 इंटू x की वैल्यू निकालोगे, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा किसके? ln 6 अपॉन ln 5। यानी कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लॉग की वैल्यू को, उसके फंक्शन को ln के साथ लिख दो डिवाइड के अंदर, और उसको फंक्शन को लिख दो ऊपर और बेस को लिख दो डिवाइड के साथ नीचे, और दोनों को डिवाइड करवाओ, जो पर्टिकुलर आंसर की वैल्यू आएगी वो वैल्यू, और log 5 और x डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये देख लो, log 5 इंटू 6 करो, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1.11। सिमिलरली आप डिवाइड करवा दो किसको? ln 6 अपॉन ln 5 को, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। ये देख लो, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है? सेम। दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है? सेम, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी अगर आप डायरेक्टली कि लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप डायरेक्टली log 5 इंटू 6 की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप ऊपर वाले फंक्शन को ln के साथ लिखो और उसको डिवाइड करवा दो नीचे वाली बेस को ln के साथ लिखकर, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा कुछ बातें हमेशा याद रखने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल ln 1 की वैल्यू क्या होती है?
एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर आप और इंटर लेवल के ऊपर, अगर कोई इंटर का बच्चा भी मेरी ये वीडियो समझने के लिए देख रहा है तो इससे इजीली समझ सकता है। कोई सेकंड ईयर का बच्चा, फेडरल बोर्ड का बच्चा, आ खान बोर्ड का बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा मेरी वीडियो, या बाहर से कहीं से कोई बच्चा वीडियो देखना चाह रहा है तो उसको वैसे भी समझ सकता है वो, सही है ना। मैंने तभी इससे स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड के लिए भी बना रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस तभी आपको बताता जा रहा हूँ डिटेल के अंदर। कभी ln1 लिखा हुआ आ जाए आपके पास तो ln1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा देख लेना, ln1 की वैल्यू होती है 0, lne की वैल्यू होती है हमेशा 1, दो बातें अलग अलग है। कभी भी आपके पास आ जाए ln1 की वैल्यू क्या होती है 0 और lne की वैल्यू क्या होती है 1, ये बात हमेशा एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। वैसे आपस की बात है, अब तो मेडिकल के अंदर भी कैलकुलस आ गई है भाई। अक्सर रो रहे होते हैं आगे लड़के लड़कियां कि सर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं हमें मेडिकल के अंदर। अच्छी बात है भाई, पढ़ना सीखो मेडिकल के वाले। मैथ्स नहीं करोगे तो जिंदगी में और क्या करोगे, कार्डन पीटी से कुछ नहीं होता सर्जरी करने से, मैथ्स पढ़ना सीखो। ln1 क्या है 0 और lne की वैल्यू क्या होती है 1। अच्छा, एक बेसिक डेरिवेटिव ln x होता है, तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है 1/x, और अगर कभी ex के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो तो इसका आंसर ex ही होता है। ये 4 बेसिक MCQs होते हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, ln1 0 ln। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद करने हैं, आपको याद करवाने हैं। किस तरीके से याद करोगे तुम लोग, उसको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आज तक अगर रट्टे लगा देते तो आज के बाद रट्टे नहीं लगाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो तभी मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज से बनाई। अगर मैं चाहता तो 1 घंटे की वीडियो में पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर निपटा सकता था, मगर मैंने नहीं किया ऐसा। मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और मेरी एक वीडियो ही अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट्स के ऊपर चली जाएगी। इतना डिटेल के इतना अच्छा समझाऊंगा और मुझे यकीन है तुम्हें खुद पता चलेगा। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, मेरा स्टूडेंट हमेशा तारीफ करता है मेरी, मैं कैसा पढ़ाता हूं। अब मेरे पास एक चीज आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के रट्टे नहीं लगाने, अल्लाह के वास्ते रट्टे नहीं लगाने। मैं हूं ना, मैं टीचर हूं, मैं समझाऊंगा कैसे करना है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तुम एक 3 चीजें लिखी हुई देख रहे हो, ये हाशिम्स ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? हाशिम्स ट्रिक। आज के बाद कभी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ोगे ना, या आइंदा जिंदगी में किसी स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो इस ट्रिक को यूज करना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस मेरा नाम ले देना, उस बच्चे के सामने बोलना सर हाशिम ने सिखाया था। 3 चीजें हैं, मैंने 3 चीजें लिखी। ये 3 चीजें क्या है, ये इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की जान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज को, डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज को इन 3 चीजें समझा दूंगा इंशाल्लाह। मैंने लिखा साइन इज इक्वल टू कॉस, टेंजन इज इक्वल टू सेक, एंड देन मैंने एक और चीज लिखी, और ये चीज क्या थी? ये चीज थी कॉट इज इक्वल टू कोसेक। टेंजन इज इक्वल टू कॉस, साइन इज इक्वल टू कॉस, टेंजन इज इक्वल टू सेक, एंड कॉट इज इक्वल टू कोसेक। अब मैं एक काम और करूंगा, मैं जो काम कर रहा हूं ना, मेरी ट्रिक को बहुत गौर से देखना। मैं ये पूरी ट्रिक बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को याद करने की। देख लिया? वेरी गुड। अब जरा मेरी बात गौर से देखो बेटा, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रख लेना कि साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉस होता है और कॉस का रिलेशन डेरिवेटिव के अंदर हमेशा साइन से बनता है। तो मैंने तभी ये लिखा कि साइन इज इक्वल टू कॉस, कॉस इज इक्वल टू साइन। दुनिया में दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा साइन और कॉस इंटर रिलेशन होते हैं, इन रिलेशन होते हैं विद एक दूसरे के साथ, कपल एक दूसरे के। हमेशा डेरिवेटिव के अंदर साइन और कॉस एक दूसरे के साथ साथ होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन और कॉस अलग अलग हो डेरिवेटिव के अंदर। तो भाई डेरिवेटिव कभी साइन पे अप्लाई हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस एक्स, और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर, तभी सारे फंक्शन पहले में लिख दी मैंने कि डेरिवेटिव कभी साइन एक्स पे अप्लाई हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल कॉस एक्स और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। और सिमिलरली कभी डेरिवेटिव कॉस एक्स पे अप्लाई हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन एक्स और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। अच्छा, यहां पे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में जितनी सी वाली चीजें होती है ना, उन सबके आंसर के अंदर माइनस साइन वैसे ही आता है। तो माइनस साइन के रट्टा मत लगाना कभी। मैं ट्रिक बता देता हूं, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज के अंदर जो फॉर्मूला सी से स्टार्ट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कॉस, कोसेक, कॉट, ये तीनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी फॉर्मूला सी से डेरिवेटिव के फॉर्मूला में स्टार्ट होते हैं ना, उन सबके अंदर माइनस का साइन वैसे ही आता है। तो कॉस सी से स्टार्ट होता है, माइनस वैसे ही आएगा। अब देखो टेंजन एक्स, आज तक अगर रट्टे लगा देते ना तो इस वीडियो के बाद रट्टे मत लगाना अल्लाह के वास्ते। क्या है टेंजन एक्स? मैंने यहां पे क्या बना दिया? टेंजन के साथ एक छोटा सा स्क्वायर। इस स्क्वायर से मुराद क्या है कि टेंजन का रिलेशन तो है किसके साथ? सेक के साथ। टेंजन का रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ, मगर ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेक स्क्वायर आंसर होगा। क्या होगा कि टेंजन एक्स का फॉर्मूला हमेशा से होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये है शॉर्ट ट्रिक, इसे कहते हैं टीचर। मैंने क्या कहा कि डेरिवेटिव टेंजन पे अगर लेना हो तो भाई ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो तो सेक होगा, क्योंकि टेंजन का रिलेशन किसके साथ है? हमेशा सेक के साथ है। मगर ये स्क्वायर बता रहा है कि आंसर क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। अब सिमिलरली मेरे पास आ जाता है कॉट एक्स। तो भाई अगेन ये कॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉट अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर,
ये कॉट अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट के साथ लिखा हुआ स्क्वायर के कॉट का रिलेशन तो कोसेक के साथ है, मगर कैसा रिलेशन है, स्क्वायर बेस्ड रिलेशन है। यानी कि कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। और मैंने एक बात और कही थी, जितनी भी सी वाली टर्म्स है ना, उनके साथ क्या आता है, माइनस का साइन। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्लियर है भाई। सिमिलरली अब आ जाओ कोसेक के ऊपर। कभी भी तुमसे कोई कह दे कि भाई कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां पे आ जाओ। ये सेक और कोसेक के फॉर्मूलास खाली बचे, तो देखो पहले सेक का फॉर्मूला चलो कर लेते हैं। सेक के साथ मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है। मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई कब होता है? मैं एक बेसिक क्लास 5 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ग्रेड 5 का। मल्टीप्लाई कब करते हो आप? दो नंबर्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, तभी मल्टीप्लाई होगा ना। अगर कभी ऐसा हो सकता है तुम 5 को मल्टीप्लाई करवा दो हवा के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करवा दो आसमान के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करवा दो जमीन के साथ, नहीं ना। जाहिर सी बात है बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए एक और कोई नंबर होना चाहिए। 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 100 होगा, इन्फिनिटी के तक कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि मल्टीप्लाई की एक शर्त होती है कि दो चीज़ों का होना। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट को जाहिर कर रहा है वही चीज़ कि भाई सेक के साथ मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्रॉस लगा दिया। ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई। कि जब कभी डेरिवेटिव के अंदर सेक का फॉर्मूला आएगा तो ये मल्टीप्लाई तुम्हें हमेशा मेरी बात याद दिलाया करेगा, मुझे याद दिलाया करेगा कि भाई सेक का फॉर्मूला होता है सेक इंटू टेंजन। प्रोडक्ट है ना, दो चीजों से मल्टीप्लाई होगा सेक। यानी कि मल्टीप्लाई का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेक मल्टीप्लाई होगा किसी से, उसके आंसर में मल्टीप्लिकेशन होगी। मगर किससे मल्टीप्लिकेशन होगी? जाहिर सी बात है जिससे सेक का रिलेशन होगा। मैंने जो ये तीनों चीजें बनाई है, इनका आपस में रिलेशन है। टेंजन का सेक से, कॉस का कॉट से, साइन का कॉस से। इसके अलावा ये किसी और से रिलेशन नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कॉट के फॉर्मूला में कॉसेक आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कॉट के फॉर्मूला में सेक आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टेंजन के फॉर्मूला में कॉस आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन के फॉर्मूला के अंदर सेक आ जाएगा। नहीं हो सकता, तभी ये शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी। क्लियर है? अब सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे इतनी मेहनत अगर बंदा कर रहा है, सब्सक्राइब करवाओ यार, लिंक शेयर करो दोस्तों के साथ। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ एक बात कही। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा ये मल्टीप्लाई का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर किसके दरमियान? दो चीजों के दरमियान हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। तो भाई जाहिर सी बात है फॉर्मूला आंसर के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है। अब एक टर्म तो सेक होगी, दूसरी टर्म क्या होगी? जिससे उसका रिलेशन है। किससे रिलेशन है? टेंजन के साथ। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स और डेरिवेटिव फंक्शन का। सिमिलरली कोसेक एक्स आ गया। अब तो खुद से सोच लो क्या होगा। अगेन मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो आंसर में एक तो मल्टीप्लाई होगी टर्म, किससे होगी? कोसेक एक तो होगा, और दूसरी कौन सी होगी टर्म? जिससे उसका रिलेशन है। किससे रिलेशन है? कॉट के साथ रिलेशन है। तो क्या बन जाएगा? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है भाई? क्लियर है? तभी मेरा नाम मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो और लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। नहीं तो कोई भी किसी को भी नहीं जानते, मेरा फेसबुक पे ऐसे उठा के शेयर कर दो। कोई भी ओपिनियन देना चाहते हो, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी वीडियोस कैसी हैं, पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो काइंडली मुझसे पर्सनली अप्रोच करना चाहो। मेरी ईमेल गिवन है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, मेरा फेसबुक पेज गिवन है। वहाँ पे जाके मुझे रेटिंग करो, रेट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मैं क्या बुरा है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है अच्छा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो। दोनों मेरी जान होती हैं, दोनों मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मुझे बूस्टअप देते हैं यार। अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, अगर मैं अपनी एक रगड़े वाली ज़िंदगी से टाइम निकाल के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दो, मुझे कॉन्फिडेंस दे दो, मुझे सपोर्ट चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट, दैट्स ऑल। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज। अच्छा, कराची की मेजॉरिटी टीचर इनको 6 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, मगर मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने खुद के इंटर के ज़माने से लेकर आज तक इनको 6 फॉर्मूलाज नहीं कहते, इनको 3 फॉर्मूलाज कहता हूँ। और मुझे शदीद गुस्सा आता है उन बच्चों पे जो इनको 6 फॉर्मूलाज के रट्टे मारते हैं। भाई अकल के अंधों, लानतियों, मुझे एक बात बताओ। सॉरी भाई, मैं अक्सर जज्बाती हो गए, इस तरह कहता रहता हूँ। क्या चीज़ मेरे सारे काबिल एहतराम है, तो वो पढ़ाने का मेरा तरीका ऐसा है। आई होप आपको पसंद आएगा। भाई ये 6 फॉर्मूलाज नहीं होते, ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अगर कभी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए साइन इनवर्स एक्स के ऊपर, क्या फॉर्मूला होता है? 1/√1 - x²। और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, मगर किसके साथ? नेगेटिव के साथ। ये सेम फॉर्मूला किसके साथ होगा? नेगेटिव के साथ। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला किसके साथ होता है? 1/1 + x²। ये फॉर्मूला किसके साथ होता है? नेगेटिव के कॉट के साथ। यानी कि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला सेम यही है, मगर कैसा है? 1 + x², बट नेगेटिव के अंदर। सिमिलरली सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? x × √x² - 1। और ये फॉर्मूला क्या होता है? सेम कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मगर किसके साथ? नेगेटिव के साथ। अच्छा, मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि मैंने अभी जो पीछे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई, उसके अंदर
जो साइन और कॉस का रिलेशन होता है टेंजेंट और सेक का होता है, कॉस और कॉट और कॉसेक का होता है। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, पहले बता देता हूँ। ये मेरी तरफ से बनाई गई रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। मैंने ट्रिक अपनी मर्जी से बनाई है और ये ट्रिक मेरी अपनी डिज़ाइन करता है। यस, इस ट्रिक को बनाने के लिए मेरे अपने मैथ के उस्ताद सर आतिफ का एक बड़ा हाथ रहा, जिनकी आज मैं जो कुछ उनकी वजह से हूँ। ही इज़ अ लेजेंड टू मी। ऑल्दो इतने मशहूर टीचर नहीं है, बट मैं जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करना सीखा, अल्लाह उनको और बरकत दे। मगर यहाँ पे ये ट्रिक थोड़ी अपोजिट और थोड़ी चेंज होकर चलेगी। साइन और कॉस का तो रिलेशन बन रहा है, मगर टेंजेंट और सेक का रिलेशन नहीं है, टेंजेंट और कॉट का रिलेशन है। यानी कि इन्वर्स के फॉर्मूलाज के अंदर रिलेशन इस तरीके से बेंड हो जाता है, इस तरीके से और इस तरीके से कि टेंजेंट और कॉट का रिलेशन होता है और सेक और कॉसेक का होता है इन्वर्स के फॉर्मूलाज के लिए। कि इन्वर्स के फॉर्मूलाज के अंदर क्या रिलेशन है, टेंजेंट और कॉट का। यानी कि साइन इन्वर्स और कॉस का तो वही है कि साइन और कॉस का, कि जो भी साइन का फॉर्मूला है कॉसेक का भी वही फॉर्मूला है, मगर कॉस इन्वर्स का भी वही फॉर्मूला है, मगर नेगेटिव के साथ। टेंजेंट का यहाँ पे फॉर्मूला सेक के साथ नहीं होता, बल्कि कॉट इनवर्स के साथ होता है। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, माइनस जो फॉर्मूला टेंजेंट का है, टेंजेंट इनवर्स का 1 + x², वही इसका कॉट इनवर्स का है, बट माइनस के साइन के साथ। सिमिलरली सेक इनवर्स का जो फॉर्मूला है x × x² - 1, वही कॉसेक इनवर्स है, मगर नेगेटिव के फॉर्मूलाज के साथ, x × √x² + x² - 1, वही कॉसेक इनवर्स के माइनस के साइन के साथ। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक की बात। अब आ जाते हैं अपने जरा लास्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आप नस्ट का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनटीएस के किसी पेपर में अपेयर होने वाले हैं, अगर आप एनटीएस के किसी पेपर के अंदर अपेयर होने वाले हैं, तो भाई हाइपरबोलिक फंक्शन एक और चीज, एक और फॉर्मुलाज डेरिवेटिव के अंदर आ रहे होते हैं। और ये फॉर्मुलाज एनईटी के पेपर के अंदर भी पास्ट पेपर्स के अंदर 1 से 2 बार आ चुके हैं। तो जो बच्चा एनईटी के टेस्ट के लिए अपेयर होना चाह रहा है, जो कि इस ईयर होने वाला है बहुत जल्द, अगर आप उसके लिए अपेयर होने वाले हो, तो भाई इन फॉर्मुलाज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ h की वैल्यू आ जाए तो हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल कुछ मशहूर हाइपरबोलिक फंक्शन है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। साइन, कॉस और टेंजेंट की, अच्छा इतनी डिटेल में जाने की नीड नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूँ फॉर्मुला, सिर्फ इनको याद कर लेना आप लोगों ने। ये क्या फॉर्मुला होता है, अगर साइन hx आ जाए, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन साइन का, तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर x, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर x माइनस का साइन e की पावर -x / 2। ये डायरेक्टली याद होंगे, पहले बता रहा हूँ। ये सिंपल फॉर्मुला आपसे नस्ट के पेपर के अंदर, एनटीएस के पेपर के अंदर, एनईटी के पेपर के अंदर ही 1-2 बार आ चुके हैं। नस्ट और एनटीएस में तो अक्सर आते रहते हैं, मगर एनईटी के अंदर भी 102 बार पूछे जा चुके हैं। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन x के ऊपर भी आपसे पूछा जाएगा, तो क्या होगा, ex + e-x। मगर दोनों के अंदर एक चीज है, दोनों फॉर्मुलाज टोटली सेम है, मगर एक चीज है, साइन के लिए बीच में नेगेटिव साइन है, साइन के लिए बीच में माइनस का साइन और देन / 2। कॉस के लिए क्या है, वही चीज है, e की पावर x प्लस e की पावर -x है, बीच में साइन कैसा है, प्लस का / 2। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, साइन और कॉस को डिवाइड करवाया हुआ खाली। इससे ज्यादा आसान समझा सकता हूं मैं, मुझे बताओ क्या है टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, e की पावर x माइनस e की पावर एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x। अगर इसका रट्टा लगाना सकते तो रट्टा लगा लो, नहीं तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, सिंपल सा साइन hx का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, e की पावर x माइनस का साइन e की पावर -x डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली कॉस के लिए यही सेम फॉर्मूला है, मगर प्लस के साइन के साथ। और टेंजेंट के लिए अगर साइन और कॉस के फॉर्मुलाज याद कर लिए ना, अगर साइन और कॉस के फॉर्मुलाज याद कर लिए, तो टेंजेंट के लिए याद करने की नीड नहीं है। टेंजेंट के लिए साइन और कॉस को डिवाइड करवा देना, जो टर्म आएगी वो तुम्हारा टेंजेंट का फॉर्मुला बन जाएगा खुद ब खुद। यार देखो, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो ना तो तरीके से पढ़ना सीखो। अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो ना, फिर अपने आप को इंजीनियरिंग प्रूफ करो। वो 3 इडियट्स की फिल्म बड़ी एक इस पूरे उसके ऊपर बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। अगर आप इंजीनियर अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, प्रूफ करके दिखाओ। फिर तो रट्टा हर चीज़ से नहीं लगता, अकल को यूज़ किया करो। रट्टा हमेशा अकल मांगता है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव के साथ, कॉस का पॉजिटिव के साथ। और टेंजेंट का याद करने की नीड क्या है, साइन और कॉस को डिवाइड करवा दो, टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव फॉर्मुलाज क्या होते हैं। ये तो सिंपल फॉर्मुलाज थे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मुलाज आ जाए हाइपरबोलिक फंक्शंस के तौर के ऊपर, यानी कि आपसे कहा जाए डेरिवेटिव बताओ इनका, ये सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शंस थे और ये डेरिवेटिव ऑफ दीस हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो इनके अंदर टोटली वही चीज़ है जो कि आपके पास सिंपल उसके अंदर आ रही होती थी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज के लिए, मगर एक आध चेंज खाली होगा। अच्छा, यहाँ पे जो साइन एच का फॉर्मूला होता है, यानी कि कभी भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए हाइपरबोलिक साइन एक्स के ऊपर, यानी कि साइन के हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर, तो उसका आंसर पॉजिटिव कॉस एच एक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा आप। सिमिलरली कभी cos hx के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाए डेरिवेटिव, तो उसका आंसर होता है sin hx। कभी टेंजेंट hx के ऊपर फॉर्मूला हो जाए, इसका आंसर है तो sec स्क्वायर ही, है तो sec hx ही, मगर h आएगा यहाँ पे, बस बाकी सब सेम है। सिमिलरली रिलेशन इसका वही है, डेरिवेटिव वाला रिलेशन ही है, रिलेशन चेंज नहीं हो रहा, बस माइनस प्लस का मसला होगा यहाँ पे। सिमिलरली डेरिवेटिव कभी cot पे हो जाए, तो वहाँ पे cot का आंसर क्या होता था, सिंपल cosec स्क्वायर ना, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर cosec स्क्वायर ही है,
नेगेटिव साइन भी है, ये टोटली सेम ही है। सिमिलरली डेरिवेटिव कभी सेक के ऊपर अप्लाई हो जाए तो वहां पे क्या होता था, सेक इंटू टेंजन, तो यहां पे भी सेक इंटू टेंजन ही है, मगर साइन यहां पे नेगेटिव का आ रहा है और हाइपरबोलिक के अंदर एच और एच लाजमी आएंगे। सिमिलरली कोसेक के ऊपर हो जाए तो कॉट इंटू कोसेक, जो कि वहां पे भी हो रहा होता था प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास मेरी डेरिवेटिव की पहली वीडियो कंप्लीट हुई, जिस वीडियो के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताई, किस तरीके से फॉर्मूलाज याद करोगे। देखो फॉर्मूलाज को याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूलाज कौन से आते हैं कौन से नहीं आते, तो घंटा आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, घंटा सॉल्व नहीं कर सकते। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे ऊपर एक एहसान करना, इस वीडियो का लिंक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप स्टोरीज लगाना, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने जानने वालों को, अपनी फेसबुक स्टोरीज़ के ऊपर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी प्रमोशन कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। ऑब्वियसली चैनल स्टार्ट है, न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस दौर में हम रहते हैं उस दौर के अंदर आप जितनी भी मेहनत कर लो आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो मेरी एडवर्टाइजमेंट मेरा स्टूडेंट करेगा, मेरा बच्चा करेगा, मुझे उस पर 100% यकीन है, मैं यकीन रखता हूँ। और इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि इस ईयर जो NET का पेपर है, इस ईयर जो अभी नस्ट का पहला पेपर होने वाला है राउंड 1 दिसंबर में जो होगा, अभी तो टाइम है उसमें काफ़ी, बट NET का जो पेपर है, जो भी उससे पहले मेरी वीडियो देखेगा, आप कामयाब हो, मेरे स्टूडेंट बनो, ज़िंदगी किसी मोड़ पे भी तुमसे मुलाकात होने का शर्फ हासिल हो हम दोनों को, तुम भी हंसते मुस्कुराते मिलो, मैं भी हंसते मुस्कुराते मिलूँ कि तुमने मुझसे पढ़ा, मुझे फ़ख्र होगा मैंने तुम्हें पढ़ाया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क ऑफ मोहम्मद हाशिम ज़िया। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल, दैट इज़ मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। थैंक यू सो मच।